हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी प्लस एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 5वीं की ग्रामर यानी कि व्याकरण का फाइनल टर्म का सिलेबस इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मैंने इसमें फाइनल टर्म के सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका हिंदी व्याकरण का पूरा फाइनल टर्म का सिलेबस हो जाता है। साथ ही साथ मैं इसमें आपको अपने इस पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगी, जिससे आपको मेरे नोट्स भी मिल सकते हैं, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इसे आप ध्यान से पढ़ें और समझें। तो इसमें सबसे पहले बच्चों मैं विलोम शब्द आपको करवा रही हूँ, जो कि आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स में आ रहा है। मैंने सारे विलोम शब्द को इकट्ठा किया है जो आपके सिलेबस में आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसमें करने की कोशिश की है। सबसे पहला है विलोम शब्द होता क्या है बच्चों, जिसे हम विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द भी बोलते हैं। तो पेपर में आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि इसका विलोम शब्द बताओ, विपरीतार्थक बताओ, या इसका उल्टा अर्थ वाला शब्द बताओ, कुछ भी कह सकते हैं। विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ जो बताए, विपरीत का मतलब ही होता है उल्टा, ठीक है। तो उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो सबसे पहला है जय। जय मतलब होता है कि विजय, मतलब संपूर्ण सफलता जिसमें मिले, ठीक है। और पराजय का मतलब है हार। सुविधा, सुविधा का होगा असुविधा। सफलता या सफल, सफल का होगा असफल, सफलता का हो जाएगा असफलता, ठीक है। शक्तिशाली का होगा शक्तिहीन। शक्तिशाली कौन होता है? जिसमें शक्ति हो, बल हो, ठीक है। कि ऐसा व्यक्ति व्यक्ति या कोई भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, जो शक्तिशाली हो, जिसमें बहुत शक्तियां हो, मतलब बल हो, ठीक है। तो उसको शक्तिशाली भी कह सकते हैं, बलशाली भी कह सकते हैं। और उसका उल्टा होगा शक्तिहीन, कि जिसमें शक्तियां ना हो। ऐसे ही बल हो, बलशाली हो तो उसको कहेंगे हम बलहीन, उसका उल्टा जो होगा, ठीक है। उसके बाद सुविधा असुविधा, बच्चों ये मैंने गलती से 2 बार लिख दिया। उसके बाद है साधारण का होगा विशेष। साधारण मतलब कोई भी चीज साधारण सी, नॉर्मल या जनरल, ठीक है। और विशेष मतलब स्पेशल, ठीक है। उसके बाद है धर्म। धर्म का होगा बच्चों अधर्म, ठीक है। कि जो धर्म के हिसाब से चले, अच्छे कर्म करे, सही जो धर्म हमारा कहता है उसके हिसाब से चले, ठीक है। और अधर्म का मतलब होता है कि गलत कार्यों को करना, धर्म के हिसाब से ना चलना, ठीक है। शांत का होगा अशांत। अंदर का बाहर, लायक का नालायक, ठीक है। आकाश का पाताल। आकाश आपको पता है जो ऊपर होता है, और पाताल जो पृथ्वी से भी नीचे होता है, इसका मतलब नीचे का, उसको बोलते हैं पाताल। राजा का रंक। राजा मतलब जिसके पास सब कुछ हो, ठीक है। और रंक मतलब बहुत ही गरीब हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है, उसे कहेंगे हम रंक। निश्चय का अनिश्चय, कि कुछ किसी चीज का हमने निश्चय कर लिया, कि फिक्स कर लिया, कि हमें ये हमने सोच लिया, कि निश्चय मतलब पक्का इरादा, कि हमने कर लिया कि हमें करना ही करना। और अनिश्चय कि जिसमें कुछ भी पक्का ना हो। स्वीकार का अस्वीकार, ठीक है। कि किसी चीज को भी स्वीकार कर लेना, उससे एग्री कर लेना, और अस्वीकार कर देना मतलब किसी चीज से एग्री ना करना। रात का दिन। सहयोग का असहयोग, सहयोग करना, पता है ना, कि किसी को साथ देना, सपोर्ट करना, और असहयोग की सपोर्ट में ना होना। छोटा का बड़ा। प्रशंसा का निंदा। प्रशंसा मतलब कि किसी की तारीफ करना, और निंदा मतलब बुराई करना, ठीक है। गुण का होगा अवगुण, ठीक है। गुण का अवगुण, कि मतलब जिसके अंदर गुण मतलब कि क्वालिटी, ठीक है। तो और अवगुण कि जिसमें गुण मतलब क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज के लिए गुण शब्द बोलेंगे यहाँ पर, और अवगुण मतलब बैड क्वालिटी। सुना का अनसुना, कि किसी चीज को सुना, ठीक है। और अनसुना मतलब कि हमने ध्यान नहीं दिया, उस चीज को सुना नहीं, ठीक है। या कई बार हम सुन के भी अनसुना कर दें कि हमने सुना ही नहीं है।
आदर का अनादर, आदर करना मतलब किसी की रिस्पेक्ट करना और अनादर करना उसका अपमान करना, ठीक है। सर्दी का गर्मी, पतला का मोटा, धीर का अधीर। धीर मतलब कि जो पेशेंस रखे, जो शांत रहे, ठीक है, किसी चीज को धैर्य पूर्वक करे, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, उसे कहेंगे धीर। और अधीर की जिसके अंदर जरा सी भी पेशेंस ना हो, ठीक है, उसे कहेंगे हम अधीर। ठीक है बच्चों, आए समझ में। अब आते हैं समानार्थक शब्द। समानार्थक, देखो जैसा कि इस शब्द से ही पता चल रहा है, जो कि समान अर्थ हो जिसका, ठीक है, कि मतलब किसी चीज को हम ये भी बोल देते हैं वो भी बोल देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि सेम मीनिंग, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं समानार्थक शब्द। तो आप बच्चों समानार्थक शब्द शुरू करें, जिसमें सबसे पहला है अंबर। अंबर भी बोलते हैं उसे, और हम आसमान भी बोलते हैं। अश्रु, अश्रु मतलब आंसू। शीघ्र, शीघ्र मतलब जल्दी, कोई बोलते हैं ना कि शीघ्र ही आओ या जल्दी ही आओ, ठीक है, तो दोनों का एक ही अर्थ है, ठीक है बच्चों। मेघ, मेघ किसको बोलते हैं? बादल को। शूरवीर, शूरवीर मतलब ताकतवर, ठीक है, वो वीर जिसमें बहुत ताकत हो, तो कहने का मतलब ताकतवर को हम शूरवीर भी कह सकते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी को हम धरती भी कह देते हैं। दामिनी, बिजली, बिजली को ही दामिनी कहते हैं। जल, जल को हम नीर भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं ना। बुद्धिमान, समझदार, कि जो व्यक्ति समझदार हो उसको हम बोलते हैं बहुत बुद्धिमान है ना, तो उसको हम समझदार भी बोल सकते हैं, बुद्धिमान भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप ये ध्यान से समझें और इसे थोड़ा सा एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, मेरे को उम्मीद है याद हो जाएंगे, क्योंकि जब ये आप ध्यान से सुनेंगे और उसको समझेंगे, जो मैं कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और फिर आप उसको एक दो बार बस हल्का सा पढ़ लेंगे, रीडिंग भी कर लेंगे, तो आपको वो याद हो जाएगा, तो आपको ये व्याकरण करना आसान हो जाएगा। उसके बाद है पुष्प। पुष्प हम फूल को कहते हैं। मेघ मतलब बादल। पराजित, हारा हुआ व्यक्ति, जो हार गया हो उसे हम कहेंगे पराजित, कि ये पराजित हो गया है। असफलता, असफलता मतलब हार, कि जिसमें जो सफलता ना मिले, ठीक है, मतलब हार जाए, उसे हम असफलता भी कहते हैं। सिंधु, सिंधु बोलते हैं सागर को, समुद्र भी बोलते हैं सागर को, है ना। उसके बाद है संघर्ष। संघर्ष मतलब युद्ध, कि किसी के साथ संघर्ष छेड़ दिया, या एक राज्य ने दूसरे राज्य के साथ या देश के साथ युद्ध छेड़ दिया, ऐसे बोलते हैं ना। उत्साह, उत्साह मतलब उमंग, ठीक है, उत्साह मतलब उमंग। उसके बाद अब हम आते हैं पर्यायवाची शब्द। बच्चों वैसे समानार्थक और पर्यायवाची एक ही बात होती है, लेकिन बुक में आपके अलग अलग से दे रखा है, तो अगर आपको समानार्थक शब्द बोले तो आप उसका कोई भी एक सेम मीनिंग लिख देना, और पर्यायवाची पूछे तो कम से कम 2 शब्द लिखना, ठीक है, बाकी है दोनों सेम ही चीज, कुछ ऐसा नहीं है। नौका, पर्यायवाची की मतलब जो उसके पर्याय में, कि उसके ऑल्टरनेट जो बोला जाए, ठीक है, वाचन मतलब बोलना होता है, तो इसलिए उसे पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर कई बार कई बच्चे भूल जाएं कि पर्यायवाची का मतलब होता है, तो आप उस शब्द पर ध्यान दें कि वो क्या कहा जा रहा है, कि उसके पर्याय में जो बोला जाए, कि उसके बदले ये भी बोल सकते हैं, उसे कहेंगे पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहला है हमारा नौका। इसे नौका नहीं बोलेंगे बच्चों, जब ये ओ की मात्रा ऐसे डबल करके आ जाती है तो उसे नौका, ओ बोलते हैं, ओ नहीं ओ, ठीक है। नौका, नौका मतलब नैया या नाव भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है चांद। चांद मतलब चंद्रमा, शशि, इंदु, बहुत सारे शब्द होते हैं। बदन, बदन शरीर, देह, उसके अलावा होता है तन, काया, ऐसे बहुत सारे शब्द है, मैंने आपके लिए 2-2 शब्द यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, जो इसके पर्यायवाची हैं, तो और भी कई सारे शब्द हैं। हाथ, हाथ किसको, हाथ को हम हस्त भी बोलते हैं और कर भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों।
उसके बाद है संघर्ष, जैसा कि हमने समानार्थक शब्दों में भी पढ़ा। संघर्ष मतलब युद्ध या रण, ठीक है, कुछ भी इसमें से हम इसको बोल सकते हैं। धरती, धरती, जमीन, भूमि, ये सारे शब्द तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, म पे छोटी ई की मात्रा आएगी, भूमि में बड़ी ई की मात्रा मत लगा देना। पवन, पवन बोलते हैं वायु को, हवा, समीर, ठीक है, इसमें तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो आसान लगे। अच्छा बच्चों, इसमें दो दो लिखे हैं, इसके अलावा भी मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। अगर आपको कुछ और लिखना हो जो मैं बता रही हूँ, आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पर, जो आपको आसान लगे, जो आसानी से याद हो जाए, ठीक है, वो आप शब्द लिख लेना, चाहे वो जो मैंने लिख के दिए हैं वो, या मैं बोल रही हूँ वो, जो आपको सही लगे वो आप बोल लेना, ठीक है बच्चों। ओके, तो अभी हमने पढ़ा है पवन, वायु, समीर। अब है जल। जल को हम नीर भी बोलते हैं, वारी भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है रण। रण मतलब लड़ाई, युद्ध, संघर्ष, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद है अंधेरा। अंधेरा मतलब अंधकार, तम, ठीक है। उसके बाद है सिंधु। सिंधु मतलब सागर, समुद्र, ठीक है। सिंधु मतलब सागर या समुद्र, इसको हम सिंधु भी बोलते हैं, सागर को, ठीक है। उसके बाद है घोड़ा। घोड़ा को हम बोलते हैं अश्व, घोटक, अश्व। आप ध्यान दो बेटा कि अशव मत करना, अश्व है ये, ठीक है। आप ध्यान दो तो श और व इकट्ठा बोला रहा, श्व, अश्व। जहां पर ऐसे होता है, दो अक्षर ऐसे बोले जाते हैं, तो उसमें जो पहला अक्षर होता है वो आधा आ जाता है। अगर ये पूरा होता तो हम बोलते अशव, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अश्व, इसलिए जो श है वो आधा आ जाएगा। तो आप जो भी शब्द लिखने लगो कि वो आधा आना चाहिए, पूरा आना चाहिए, आप थोड़ा सा एक बार ध्यान से बोल के देखेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, कुछ ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है बच्चों। उसके बाद है आसमान। आसमान को हम आकाश, नभ, गगन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। भगवान, भगवान ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, कुछ भी आप कह सकते हो इनमें से। माँ, माता, जननी, ठीक है। ओके, उसके बाद में वन। वन को बोलते हैं कानन, अरण्य, और जो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा वो है जंगल। तो हम जंगल भी बोलते हैं, वन भी बोलते हैं, कानन बोलते हैं, अरण्य। तो जो मैं बताती जा रही हूँ बच्चों, आप साथ साथ चाहो तो ये एक्स्ट्रा वाले जो बता रही हूँ वो भी आप इसमें लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं वचन बदलो। वचन बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। हिंदी में दो होते हैं, बाकी संस्कृत में भी द्विवचन भी होता है ना। हिंदी में दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन। यहाँ पर वचन में तो कोई भी चीज एक और उसका फिर अनेक, ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक अनेक लिखो या वचन बदलो इसका, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे चीज, चीज का चीजें, लकड़ी का लकड़ियां। एक चीज बच्चों ध्यान देना कि जिसमें लास्ट में ये पीछे बड़ी मात्रा आती है, वो जब हम उसको प्लूरल कर देते हैं, मतलब बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं, उसमें बदलते हैं, तो बड़ी की मात्रा छोटी ई बन जाती है। ध्यान दिया, लकड़ी का लकड़ियां जब हमने किया तो ड़ पे छोटी की मात्रा हो गई, और यहाँ जब ऐसे आता है तो वहां पर सब जगह लास्ट में चांद बिंदु आएगा, ठीक है बच्चों। जैसे देखो ताली, इसमें बड़ी की मात्रा है, और तालियां जब हमने लिखा तो वो छोटी की मात्रा हो गई, ठीक है। तो ताली का तालियां, सभा का सभाएं, इसमें भी चांद बिंदु आ जाएगा, ठीक है। बाली का बालियां, देखो यहाँ भी छोटी की मात्रा हो गई। तो ये आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों कि बड़ी आएगी छोटी आएगी, थोड़ा सा ध्यान दो तो समझ में आएगा। तो इसलिए आप ये ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। मैं आपको इसी में बताती जाऊंगी कि आप मात्राओं का किस तरीके से ध्यान रखें, फिर आपकी मात्राओं की गलतियां नहीं होगी। नहीं तो हिंदी में आजकल बच्चे मात्राओं की गलतियां ही ज्यादा करते हैं ना। अगर हम ध्यान दें तो बिल्कुल भी मात्राओं की गलतियां नहीं होंगी,
ओके। उसके बाद है टहनी, टहनी का होगा टहनिया। फिर शंका, शंका का शंकाएं। चिड़िया, चिड़िया का चिड़िया, ध्यान दो चिड़िया, यहाँ आ रहा है यहाँ भी, तो यहाँ पे भी चांद बिंदु आ जाएगा। ठीक है, देखो चिड़िया का चिड़िया ही है यहाँ पर, सिर्फ इसमें चांद बिंदु लग रहा है, उसी से ही ये बहुवचन बन गया। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले ही आ है ना। जैसे लड़की या लकड़ी, उसमें हमें क्या करना पड़ा, लकड़ी का लकड़ियां, यहाँ हमने खुद ऐड करा, लेकिन इसमें पहले से या है तो वो सिर्फ यहाँ बन जाएगा। ठीक है, चिंता का चिंताएं। पत्ती का पत्तियां, ये पत्ती कौन सी है, पेड़ की जो पत्ती होती है, ठीक है, वो है पत्ती का पत्तियां। अब एक चीज इसमें ध्यान दो बच्चों, इसमें भी थोड़ा सा चेंज क्या है, देखो बड़ी की छोटी बन गई, ये तो है ही है। साथ में जब कोई अक्षर एक आधा होता है फिर एक पूरा होता है, ठीक है, जिसको इकट्ठा बोला जा रहा है, आप ध्यान दो, पत्ती, त इकट्ठा बोल रहे हैं इसको हम, ठीक है, पत्ती नहीं बोल रहे ना, पत्ती इकट्ठा बोल रहे हैं, तो इसलिए आधा वाला अक्षर आधा है, सॉरी आगे वाला अक्षर आधा है और पीछे वाला पूरा है। और जब हम इसको प्लूरल में करेंगे या बहुवचन में करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो बड़ी की मात्रा छोटी में बदलेगी वो उससे आगे वाले अक्षर से होगी शुरू। बच्चों जब हमें किसी पे छोटी की मात्रा करनी होती है और उससे आगे वाला अक्षर आधा होता है तो वो आगे वाले अक्षर से होती हुई जाती है मात्रा, क्योंकि जो उससे आगे वाला अक्षर है वो अकेला तो बोला नहीं जा रहा, इसके साथ में ही है, ठीक है ना, तो ये अकेला नहीं है, ये त और त ये इकट्ठा ही है, ये एक ही माना जाता है, इसलिए जो मात्रा है वो आगे से ही शुरू होगी, तो इन दोनों अक्षरों पे जाएगी, आधा त और पूरा त। इसी तरीके से बिल्ली का बिल्लियां, देखो पीछे बड़ी की मात्रा है जिसे हमने छोटी की मात्रा बना दी जब हमने बहुवचन में लिखा, और साथ ही साथ आप ध्यान दें तो इसमें भी आगे वाले ल से मात्रा शुरू हो रही है और पीछे वाले ल तक जा रही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद शुभकामना का शुभकामनाएं, इसमें भी क्या है, चांद बिंदु आएगा। ठीक है, खिड़की खिड़कियां, देखो बड़ी की छोटी बन गया क पे, ठीक है, और यहाँ ठीक है, इसमें चांद बिंदु। स्त्री का स्त्रियां, ठीक है बच्चों, अब आप थोड़ा सा और यहाँ पर भी ध्यान दें, स्त्री, अब त्र पे बड़ी की मात्रा है और हमें त्र पे छोटी की मात्रा करनी है, जब हमें इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा ध्यान दो, जो आगे का अक्षर है स वो आधा है, इसलिए जो मात्रा है ई की छोटी करनी है तो इसलिए हमें वो आगे से लेनी पड़ेगी, स और त्र दोनों पे जाएगी, क्योंकि स आधा अकेला नहीं है, वो स और त्र को देखो इकट्ठा बोल रहे हैं, सत्री नहीं है ये, स्त्री, स्त्र, ध्यान दो स्त्र, ठीक है, स और त्र इकट्ठा बोला जा रहा है क्योंकि स आधा है, तो जब इकट्ठा है तो फिर मात्रा भी तो इकट्ठी होगी ना बच्चों, इसलिए हमने छोटी ई की मात्रा को आगे से लिया, स से लिया है और त्र तक लेकर आए हैं, स्त्रियां। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद है सब्जी, सब्जी का सब्जियां, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बन गई, और साथ ही साथ इसमें भी जो छोटी की मात्रा है वो ब से होती हुई ज पे जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें भी ब और ज इकट्ठा बोला जा रहा है, सब्जी, बजी बजी, ध्यान दो बजी, सब्जी, ठीक है ना, सब्जी नहीं है, सब्जी, तो इसलिए सब्जियां, जब ये दोनों इकट्ठे हैं ब और ज तो फिर मात्रा भी इकट्ठी लगेगी, आगे से लगेगी। समझ में आया बच्चों ये सारा। तो इस तरीके से हम एक वचन से बहुवचन करते हैं। एक वचन से बहुवचन बच्चे आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ मात्राओं की गलतियां करते हैं। तो अगर आपने इसको ध्यान से समझा होगा, अगर आपको एक बार ना समझ में आए तो आप दोबारा देख सकते हैं, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके हर डाउट को क्लियर करूं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपकी वो मात्राओं वाली गलतियां बिल्कुल नहीं होगी। ओके, अब आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, देखो बहुत सारे शब्दों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल हो रहा है, जैसे जो लोहे का काम करे।
ठीक है, उसको हम लोहार बोलते हैं। ठीक है, तो हमने उसके लिए एक ही शब्द बोल दिया, लोहार। ठीक है, जो कि लोहे का काम करता है। जो लकड़ी का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बढ़ई। अढ़, ढ नहीं है, अगर ढ होता तो नीचे बिंदी नहीं आती, ये है अढ़, इसलिए नीचे बिंदी आएगी और लास्ट में बड़ी ई ही आएगा, ये ध्यान देना। और जो गहने बनाए वो सुनार, जो कपड़े सिलता हो वो दर्जी, बड़ी की मात्रा। जो इलाज करता हो डॉक्टर, देखो डॉक्टर नहीं है ये, डॉक्टर। ठीक है, इसलिए जो ऊपर चांद लगा है, चांद बिंदु नहीं है बच्चों, ध्यान देना, ये सिर्फ चांद है। अगर चांद बिंदु होता तो डॉक्टर होता। ठीक है, ये सिर्फ चांद है, इसलिए डॉक्टर। इसको हम चांद ना बोलकर आगत बोलते हैं, जो कि आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आगत होता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, इन सब में ये लगता है। आगे है लोगों में प्रिय। ठीक है, या लोगों को प्रिय कुछ भी कह सकते हैं, उसे हम कहेंगे लोकप्रिय। ठीक है बच्चों, उसके बाद है रुई इससे बनती है, मतलब है कपास। रुई किससे बनती है बच्चों, कपास से बनती है। कपास का एक पेड़ होता है, उसमें से वो निकलती है, फिर उससे रुई बनाई जाती है। ठीक है, तो उसको हम कपास बोलते हैं, कपास से रुई बनती है। साथ पढ़ने वाला सहपाठी, सह मतलब साथ और पाठी मतलब पढ़ना। ठीक है, तो जो साथ में पढ़े उसे सहपाठी बोलेंगे। जो समाचार संबंधी काम करे उसे बोलते हैं पत्रकार। ठीक है, इंग्लिश में जर्नलिस्ट बोलते हैं और हिंदी में पत्रकार। आगे पढ़ें, जहां छपाई होती है उसे क्या बोलते हैं, छापा खाना। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा पीडीएफ में हल्का सा कट गया है, ये छापा खान नहीं है, छापा खाना है। ठीक है, वो आ की मात्रा इस पीडीएफ में पूरी से नहीं आई है, तो ये है छापा खाना। ठीक है, कि जहां पर छपाई होती है उसे हम छापा खाना बोलते हैं। ठीक है, कि छपाई किस चीज की, चाहे वो अखबार छपते हों, ठीक है, या किताबें छपती हों, जहां पर छपाई होती है, प्रिंटिंग का काम होता है, उसे हम छापा खाना बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, उसके बाद है आविष्कार करने वाला, जो इन्वेंशंस करे। ठीक है, कुछ भी नया नया इन्वेंट करे उसे वो क्या बोलते हैं, आविष्कारक। ठीक है, आविष्कारक। इसमें आविष्कार में श जो है वो आधा आएगा और षटकोण वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद है समुद्र में डुबकी लगाने वाला। तो बच्चों ये पूरा समझ के आप इसको पूरी पीडीएफ को एक बार पढ़ना, बहुत थोड़ी सी देर में आप आसानी से पढ़ लोगे, आपको पूरी याद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि समझने के बाद तुरंत ही हमें पढ़ना जरूर चाहिए। ये मत सोचना कि हाँ भाई मैम ने समझा दिया, एक बार पूरा बस सुन ली वीडियो और हमारा काम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये सुनने के बाद इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और एक बार थोड़ा सा लिख के भी प्रैक्टिस करना, कम से कम जो टफ लगे उसको तो लिखना ही लिखना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आविष्कार करने वाला आविष्कारक, और समुद्र में डुबकी लगाने वाला गोताखोर। गोताखोर जो समुद्र में अंदर नीचे गहराई तक डुबकी लगा लेता है, नीचे कुछ सामान गिर जाता है ना बच्चा, तो वो भी वो निकाल के ले आता है। नदियों में आपने देखा होगा, अगर आप हरिद्वार या कुछ ऐसे ही कुछ जगह गए हों तो गंगा जी में गोताखोर होते हैं कि वहां पर अगर कुछ गिर जाता है तो वो निकाल कर लाते हैं। ठीक है, वो होते हैं गोताखोर, जो गहराई तक डुबकी लगाए समुद्र में, नदी में, उनको हम गोताखोर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है नाव चलाने वाला। नाव चलाने वाला होता है नाविक। और ठीक है, जो नाव को चलाए वो कौन होता है, नाविक। और फिर उसके बाद जो संगीत का विशेषज्ञ हो। ठीक है, संगीत का विशेषज्ञ, विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट, जिसको संगीत में मतलब म्यूजिक में जो एक्सपर्ट हो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संगीतज्ञ। ठीक है, कि जो संगीत का विशेषज्ञ हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है।
आगे पढ़ते हैं। आगे है काल। काल क्या होता है बच्चों? इंग्लिश में आपने सुना होगा टेंसेस, अभी थोड़ा थोड़ा सा तो आपने सेकंड क्लास में हल्का फुल्का सा सिंपल टेंस वगैरह, सिंपल प्रेजेंट टेंस वगैरह थोड़ा बहुत छोटा छोटा सा ये करा दिया जाता है, ठीक है। सेकंड क्लास से हल्का फुल्का शुरू हो जाता है, तो आपने थोड़ा बहुत तो सुना होगा इंग्लिश में टेंसेस या हिंदी में काल। काल बच्चों समय को बोलते हैं, ठीक है। काल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है भूतकाल, फिर वर्तमान काल और फिर भविष्य काल। भूतकाल, भूतकाल का मतलब है जो समय बीत गया हो, पास्ट, ठीक है, पास्ट टेंस, ठीक है, जो बीत गया हो समय उसको हम भूतकाल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और वर्तमान काल जो चल रहा है अभी का जो समय उसे हम वर्तमान काल बोलते हैं। भविष्य काल मतलब आने वाला समय, ठीक है बच्चों। तो यहाँ मैंने कुछ वाक्य दिए हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा काल है। जैसे उसने खाना खा लिया था, तो कौन सा होना चाहिए बच्चों? सोचो सोचो जल्दी से। खा लिया था, है ना। उसने खाना खा लिया था, सोचो सोचो जल्दी से। ये होगा हमारा भूतकाल, क्योंकि खाना खा लिया था, ठीक है। वह गाना गाएगा, मतलब ना गाया ना भी गा रहा है, गाएगा। कब गाएगा? फ्यूचर में, तो वो हो गया भविष्य काल, ठीक है। बच्चों ने कहानी सुनी, सुनी पहले सुनी ना, अभी तो नहीं सुन रहे ना, बाद में सुनने के लिए कह रहे हैं, सुनी, ठीक है। बच्चों ने कहानी सुनी, तो ये हो गया भूतकाल। अब है दुकानदार फल बेच रहा है। दुकानदार क्या कर रहा है? फल बेच रहा है, मतलब अभी बेच रहा है ना, तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल। हम कल बाजार जाएंगे। कब? कल। कौन सा कल बता रहे हैं इसमें, जो बीत गया या आने वाला? आने वाला, क्योंकि जाएंगे, ठीक है। हम कल बाजार जाएंगे, कल बाजार गए नहीं कह रहे, क्या बोल रहे हैं? कल बाजार जाएंगे, मतलब फ्यूचर टेंस, हिंदी में भविष्य काल, ठीक है बच्चों। सभी पढ़ रहे हैं, सभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो वर्तमान काल हो गया। सीता बहनों में सबसे बड़ी है, बड़ी थी या बड़ी होगी नहीं कह रहे हैं, बड़ी है, ठीक है, तो ये वर्तमान काल है, ठीक है बच्चों। आया समझ में? अब हम आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है? दोनों मिलती जुलती चीजें, बस थोड़ा सा अंतर है कि किसी मूल शब्द के साथ, कि जो शब्द है उसके आगे कुछ भी जोड़ दें तो उसे उपसर्ग बोलते हैं। और आगे जोड़ना मतलब ऐसी कुछ भी नहीं जोड़ देना कि जिससे उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाए, ठीक है, उसे हम उपसर्ग कहेंगे। और प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे जोड़ा जाए उसे हम प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। जैसे उपसर्ग में मैंने थोड़े से उदाहरण लिए 4-5, इसी तरीके से प्रत्यय में आप और बहुत सारे उदाहरण खुद से सॉल्व कर सकते हैं, आपको बुक में मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे आपको उदाहरण मिल सकते हैं जिन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले से मैंने उपसर्ग में लिया है प्रतिदिन, तो इसमें हमारा मूल शब्द है बच्चों दिन, ठीक है। दिन एक शब्द है, उसका अर्थ है दिन, ठीक है, वार। लेकिन इसके आगे हमने जोड़ दिया प्रति, प्रतिदिन, तो इससे इसका अर्थ क्या बन गया? अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, इससे मतलब हो गया प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब हर रोज की, डेली, ठीक है। उसके बाद है कपूत। पूत मतलब होता है बेटा, उसके आगे हमने लगा दिया क्या? क। कपूत मतलब जो कि बुरा बेटा हो, खराब हो, ठीक है, जो पुत्र होने का पूरा फर्ज ना निभाता हो, कुछ भी जो उसमें गलत बात हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कपूत, ठीक है। पूत मतलब पुत्र होता है, बेटा होता है। अपमान, मान मतलब किसी की रिस्पेक्ट, और अपमान मतलब कि डिसरिस्पेक्ट, कि उसको मान ना देना, उसका अपमान करना, उसका बेइज्जती करना, ठीक है। भर पेट, इसमें पेट हमारा मूल शब्द है और उसके आगे हमने लगा दिया भर, तो बन गया भर पेट, मतलब कि पूरा अच्छे से पेट भर के, ठीक है, कि कुछ भी की जैसे सेंटेंस बनाओ कि उसमें उसने पेट भर खाना खाया या भर पेट खाना खाया, ठीक है। उसके बाद है प्रत्यय। प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगता है, मूल शब्द के पीछे लगता है,
तो इसमें हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा गाड़ी, गाड़ी के बाद हमने लगा दिया वान, ठीक है, गाड़ी वाला। फलदायक, कि जो फल दे उसे हम कहेंगे फलदायक, इसमें दायक प्रत्यय है। आनंदित, अब इसमें इत लगा है, तो आनंद हमारा मूल शब्द है, उसमें इत लगा तो वो द के साथ ई लग गया, द पर ही, ठीक है, वो स्वर है ई जो कि हमारा द के साथ जुड़ गया, तो आनंदित, ठीक है, कि जो आनंद दे, खुशी दे, उसे आनंदित, ठीक है। डरावना, इसमें आवना लगा है, ठीक है, जो कि आ हमारा इसमें जाकर क्या बन गया, मात्रा का रूप ले लिया, ठीक है, आ की मात्रा बन गया, तो डर हमारा मूल शब्द है और इसमें आवना हमने लगा दिया, डरावना, जो चीज जिससे डर लगे उसे हम कहेंगे डरावना, ठीक है। उसके बाद है मानक रूप। मानक रूप क्या होता है बच्चों, कि किसी शब्द को जो उसका मेन जिस तरीके से लिखा जाता है, कि मूल तरीके से, कहने का मतलब कि जैसे इसमें बोला गया कि मानक रूप में लिखें, है ना, तो मानक का मतलब ही होता है मूल, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड तरीके से, कि जो उसका सही तरीका है, कि किसी शब्द को हम छोटा करने के लिए लिख देते हैं कभी कभी, ठीक है, किसी तरीके से, लेकिन मानक रूप क्या होता है कि उसका जो सही तरीका है उस तरीके से लिखना, उसे हम कहेंगे मानक रूप, कि उसके स्टैंडर्ड तरीके से लिखना। जैसे सबसे पहला हमने उदाहरण में लिया है विद्या, इसमें आप ध्यान दो बच्चों, विद्या, इसमें द और य को इकट्ठा लिखा गया है, इसलिए हमने इसको जब इसके मानक रूप में लिखा, इसको अलग अलग करके लिखा, हमने द और य को अलग अलग कर दिया। लेकिन जब ऐसा होता है तो पहले वाला अक्षर, इसका मतलब है कि वो आधा है, ठीक है, और आधा है इसका मतलब उसके अंदर स्वर का लोप है, स्वर उसमें नहीं है, ठीक है। ये स्वर और व्यंजन के बारे में ये मैं आपको डिटेल में जल्दी एक वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें आपको समझाऊंगी कि स्वर और व्यंजन क्या है और उनका क्या और किस तरीके से स्वरों को व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे उस वीडियो में। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बताती जाऊंगी, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें इस वीडियो के अंदर बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल समझेंगे ही नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं सबके बारे में आपको बताती चली जाऊंगी। तो इसमें मतलब स्वर का लोप है, जब आधा अक्षर होता है तो उसके नीचे, जब हम उसको मानक रूप में लिखते हैं तो उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। ये जो नीचे छोटा सा लगा हुआ है ये हलंत है, जो द के नीचे लगा हुआ है, क्योंकि इसमें द और य इकट्ठा है, इसका मतलब है कि द आधा है, और जब हमें उसको पूरा लिखना पड़ रहा है उसके मानक रूप में, तो हम उसके नीचे हलंत लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद है वृद्ध, जिसमें द और ध को इकट्ठा लिखा गया है, इसका मतलब है कि द आधा है और ध पूरा है, आधा अक्षर आधा आगे वाले को माना जाता है, तो इसलिए उसके नीचे हमने हलंत लगा दी। उसके बाद है विद्वान, जिसमें द और व इकट्ठा है, तो द के नीचे हमने हलंत लगा दी और व लिख दिया, ठीक है, इनको हमने खोल कर लिख दिया, इसे हम कहेंगे इसका मानक रूप, स्टैंडर्ड तरीका, ठीक है, जिससे हमें वो क्लियर समझ में आ रहा है। इसको हमने शॉर्ट में नहीं लिखा, छोटे में करके नहीं लिखा, संक्षिप्त रूप में नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद है लड्डू, लड्डू, ड और ड, ठीक है, आगे वाले के में जो लड्डू है जो हमने खोल के लिखा तो उसके नीचे हमने हलंत लगा दिया, ठीक है, फिर डू। छुट्टी, सेम इसमें ट और ट, ट के नीचे हमने जो आगे वाला है उसके नीचे हलंत लगाई और बाकी फिर टी ऐसे ही लिखा, तो छुट्टी। बुद्धिमान, जिसमें द और ध है, तो द के नीचे हमने हलंत लगा दिया, और जब हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अभी इकट्ठा था तो द के ऊपर से मात्रा जा रही थी, और लेकिन जब हम अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि द को अलग कर दिया ना, पूरा लिख दिया हमने उसको, चाहे हलंत लगा दिया, तो इसलिए मात्रा ध पे आ जाएगी, ठीक है। जो कोई अक्षर आधा होता है तो उस वहां से मात्रा जाती है ना छोटी ही की, लेकिन हमने इसको अलग अलग करके लिखा तो पूरा लिख दिया, भले ही हलंत लगाई है, इसलिए मात्रा ध से जाएगी। उसके बाद है मिट्टी, इसमें भी ट और ट, तो आगे वाले ट के नीचे हलंत, ठीक है, मिट्टी। अब आते हैं हम मुहावरों पर। मुहावरे क्या होते हैं बच्चों?
मुहावरे, आपने सुना होगा मुहावरे। मुहावरे क्या होता है नहीं पता होगा, और बहुत सारे मुहावरे आपने घर में रोजमर्रा में बड़ों के मुंह से, मम्मी के मुंह से सुने होंगे, ठीक है, लेकिन पता नहीं होगा कि इनको मुहावरे बोलते हैं। तो बहुत सारे, बहुत बहुत सारे मुहावरे हैं, लेकिन हम थोड़े से करेंगे जो कि आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। मुहावरे क्या होते हैं बच्चों? संपूर्ण वाक्य नहीं होते, कहने का मतलब पूरा वाक्य नहीं होता, वाक्यांश होता है, मतलब वाक्य का एक अंश, थोड़ा सा वाक्य होता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। और इसमें बात को सीधे सीधे नहीं कहते, घुमा फिरा कर कहते हैं, हमें उसका अर्थ समझना पड़ता है, वो होते हैं मुहावरे। सबसे पहला है जैसे मन ही मन लड्डू फूटना। अब मन में लड्डू फूटना, ये कैसे बात होगी कि मन के अंदर जाके लड्डू फूटे? अजीब सी बात होगी ना। लेकिन इसको अब देखो, जैसा कि मैंने कहा है कि बात को सीधे सीधे नहीं कहा जाता, घुमा फिरा कर। इसका मतलब होता है कि बहुत खुश होना, ठीक है। तो बोल क्या दिया? मन में लड्डू फूटना, ठीक है। इनको हम वाक्यों में बदल सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं इन पर। तो वाक्य में हम इसका जो अर्थ है वो नहीं लिखेंगे, मुहावरे का प्रयोग करें। कई बार मुहावरा दे दिया जाता है और बोलते हैं उसका अर्थ लिखो, साथ ही साथ वाक्य में प्रयोग करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग करते वक्त हम उसके अर्थ को नहीं लेंगे, पूरे मुहावरे को लिखेंगे। जैसे मन ही मन लड्डू फूटना, ठीक है, कि अपने परीक्षा में नंबर देखकर, ठीक है, या अपने रिपोर्ट कार्ड में नंबर देखकर उसके मन ही मन में लड्डू फूट गए, ठीक है। या उसके पिताजी ने उसको नया मोबाइल दिलाया और हाथ में, और मोबाइल देखकर उसके मन में लड्डू फूट गए। इस तरीके से कुछ भी हम बना सकते हैं। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। इसका मतलब ये नहीं होता घी के दिए जला रहे हैं तो बहुत खुशी मनाने से कहते हैं कि उसने, कि इस चीज की खबर सुनकर उसने घी के दिए जलाए, किसी भी चीज की, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि दिए ही जलाए घी के, उसका उनका तात्पर्य है कि बहुत खुशियां मनाई, ठीक है। उसके बाद है डींगे मारना। डींगे मारना मतलब कि किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलना। ये तो कभी कभी सुना होगा कि बोलते हैं अपनी, किसी व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि लाइक रमेश हमेशा अपनी डींगे मारता रहता है। कहने का मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलता रहता है, कि जैसे कि करा कुछ थोड़ा सा हो और उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर जबरदस्ती बोलता रहे, ठीक है, बढ़ चढ़कर बातें करना। ओके, उसके बाद है दाल में कुछ काला। कभी कभी ये तो सुना होगा कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, कहीं तो दाल में कुछ काला है, कहने का मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इसके बाद दंग रह जाना मतलब हैरान होना या हैरान रह जाना, कि जब हम बहुत हैरान हो जाते हैं, मतलब दंग, कि ये देखकर तो मैं एकदम दंग रह गया कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। लाइक अनएक्सपेक्टेड कोई चीज होती है ऐसे कि जो हम सोच नहीं रहे और ऐसा कुछ हो जाता है, हम हैरान हो जाते हैं किसी चीज से, तो हम बोलते हैं दंग रह जाना, ठीक है। जी चुराना, जी को कैसे चुराएंगे? उसका मतलब होता है काम से भागना। कभी कभी ऐसे बोलता है ना, काम से जी चुराता है, ये तो ये, ठीक है। तो कि जो काम नहीं करता, बहाने लगाता रहे, उसे हम कहेंगे जी चुराना, ठीक है, कि वो जी चुराता है। हृदय पर सांप लौटना। ऐसा नहीं है कि हृदय पर सच में सांप लौट रहे हैं, इसका मतलब है ईर्ष्या होना। ईर्ष्या मतलब कि किसी से चिढ़ना, कि कोई किसी से, किसी काम से चिढ़ने लगता है, तो ठीक है। हवा से बातें करना, बहुत तेज गति, कि जैसे सुरेश तो हवा से बातें करती हुई साइकिल चलाता है, कहने मतलब बहुत ही तेज गति से चलाता है, तो उसको कहेंगे हवा से बातें करना, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? उसके बाद है मुंह मोड़ लेना मतलब साथ छोड़ देना, ठीक है, कि गरीबी में अच्छे अच्छे मुंह मोड़ लेते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति गरीब हो जाता है, किसी के पास पैसा नहीं होता, तो उसके अपने जो रिश्तेदार हैं वो भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। मुंह मोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मुंह मोड़ के खड़े हो गए, उसका मतलब है कि उसका साथ छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद है फूला न समाना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि फूलना, इसका मतलब है कि खुशी से उछल पड़ना, कि घर में नई कार आते देख मैं खुशी से उछल पड़ा, या मैं फूला नहीं समाया, ठीक है बच्चों।
तो ये होता है फूला ना समाया, कि कुछ देखकर खुशी से उछल गए तो कहने मतलब फूला ना समाया। उसके बाद है, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है हमारा नुक्ता। नुक्ता क्या होता है बच्चों? नुक्ता बिंदी होती है जो कि अक्षर के नीचे लगती है। ये उर्दू भाषा में होता है ऐसा कि कुछ अक्षरों में कुछ बात को कहने के लिए नुक्ता लगा दिया जाता है, बिंदी लगा दी जाती है, ठीक है। उर्दू भाषा की लिपि जो है वो है फारसी, मतलब उसको लिखने का ढंग फारसी, तो उसीलिए कहेंगे कि फारसी में ऐसा होता है, मतलब उर्दू भाषा में होता है। जैसे तेज, तो ज के नीचे नुक्ता, इस बिंदी को बोलेंगे तेज। सजा का सजा, ठीक है। इससे ये देखो अर्थ भी बदल रहा है, तेज और तेज। सजा मतलब किसी चीज को सजाना, और सजा मतलब पनिशमेंट। तो एक सिर्फ बिंदी लगने से अर्थ में परिवर्तन आ गया, ठीक है। उसके बाद है जमाना, फिर है जमाना, ठीक है। फन का फन, फ के नीचे भी आया नुक्ता, ठीक है। इस तरीके से अब मैंने कुछ शब्द दिया है, इसमें सही स्थान पर आप कोशिश करेंगे नुक्ता लगाने का, ठीक है, कि कहाँ पर सही जगह नुक्ता लगना चाहिए, ये आप खुद कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है कारक। कारक बच्चों आपके में ज्यादा नहीं है, आपके सिलेबस में थोड़ा सा दे रखा है, ये भी हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ आपके सिलेबस में थोड़ा सा है। कारक होता क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, कि संज्ञा है सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से के साथ उसके संबंध का बोध उसे हम कारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिससे पता चले कि जो भी हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, किसी स्थान की बात कर रहे हैं, वो किससे संबंध रखता है, ठीक है, या कोई काम है तो वो किससे संबंध रखता है, ये इसमें है। जैसे नीचे मैंने कुछ ये लिखा है, का, में, से, ने, पर, की, के लिए आदि, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे कारक 8 होते हैं, जब आगे चलकर आप पढ़ोगे 8 होते हैं कारक, ठीक है। कर्ता ने कर्म को कारण से इस तरीके से होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी आपके में सिर्फ थोड़ा सा है कि आपको ये देखना है कि कहाँ पर ये वाले शब्द आएंगे। ये शब्द कारक होते हैं, ठीक है, इसलिए आपको कारक हेडिंग दे दी। बाकी ये है सिंपल, अभी तो आपके लिए आपको कारक का नाम नहीं पहचाना, आपको सिर्फ इन शब्दों को सही जगह पर लगाना है। कि जैसे यह रुमाल सुधा का है, किसका है? सुधा का लगाने से और इससे हम बदल गए, किसका है? सुधा का, मतलब उसका संबंध किससे? सुधा से, यही है, ठीक है। गिलास में पानी है, तो कहाँ है पानी? गिलास में, ठीक है। इस तरीके से बस ये है। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेनी है, आपकी बुक में दे रखी है, नहीं तो आप किसी और बुक से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं और थोड़ा सा इनके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में ज्ञान मिला होगा, साथ ही साथ आपको मात्राओं का भी ज्ञान मिला होगा। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और मैं बच्चों इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है, और आपको ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और आप इससे आसानी से पढ़ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।